हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो देखेंगे। इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं और इनका क्या रोल रहता है। इससे पहला वाला जो वीडियो था ना, उसमें हमने देखा था लेजिस्लेचर के बारे में। ये गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वही हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेचर में हमने क्या देखा था, लॉज किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, किस किस का रोल रहता है लॉज को बनाने में। अब हम देखेंगे लॉज तो बन गए, उन लॉज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को चलाने की। ठीक है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जो काम होता है किस तरीके से होगा वो कौन देखता है? वो एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं। अब इनका रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव का? तो इन एग्जीक्यूटिव का रोल्स होता है लॉज को लागू करना, कानून को लागू करना। ठीक है, लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए थे या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्री के अंदर, और कैसे उनको मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करना है, वो किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम इस अपने आज के टॉपिक को। तो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? तो यहाँ यही बोला है कि याद है आपको, जब आपको ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी आपने पढ़ी थी जिससे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वहाँ हमने ये देखा था कि जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा था, तो वो उस जो डिसीजन लिया गया था ना, वो उस पर्सन का नहीं था, उस जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं था, उस आईएएस ऑफिसर का नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो अमल कर रहा था किसी और के लिए हुए डिसीजन के ऊपर। ठीक है, कोई और पर्सन था, कोई और गवर्नमेंट थी जिसने वो डिसीजन उस रिपोर्ट को लाया और जॉइंट सेक्रेटरी ने सिर्फ उसके ऊपर साइन साइन किया था। फिर हमने देखा, हमने रोल भी देखा प्राइम मिनिस्टर का उस डिसीजन के अंदर कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो था वो उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं दे सकता था, मतलब खुद से डिसीजन नहीं ले सकता था अगर लोकसभा का उसको सपोर्ट नहीं मिलता। किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। हमारा इन द सेंस जो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर था, तो वो प्राइम मिनिस्टर को जब तक पार्लियामेंट से सपोर्ट नहीं मिलता तब तक प्राइम मिनिस्टर भी उस डिसीजन के ऊपर या उस रिपोर्ट के ऊपर अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की विशेष को एग्जीक्यूट किया, यानी कि उसके ऊपर अमल किया जो पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर को करने के लिए बोला। डज ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि डिफरेंट लेवल जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों के बिहाफ पे सुप्रीम पावर जो है या सुप्रीम डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, जब तक उसको पार्लियामेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नाउन एज, ये जितने लोग काम कर रहे हैं ना, इन सभी को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी जिसके पास अथॉरिटी होती है, और वो क्या करते हैं, आपके पर्सन होते हैं ये जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के ऊपर काम कर सके। ठीक है, उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग फंक्शन लोग जो थे वो अलग अलग काम कर रहे थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी आ गया, आपका आईएएस ऑफिसर बोल सकते हो आप, या कोई भी ऑफिसर था उसका। उसके बाद गवर्नमेंट होगी आपकी। ये अलग अलग लोग जो अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहे थे ना, इन सभी को कलेक्टिवली इकट्ठे करके बोलोगे तो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव जो है ना, ये सारे के सारे लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। दस वी वेन दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन द एग्जीक्यूटिव। और तब भी जब भी हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम बात किसकी करेंगे? एग्जीक्यूटिव्स की बात करेंगे। अब हमारे पास दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, इनका टेन्यूर जो है वो 5 ईयर्स का रहता है। हर 5 साल के बाद इनका ये एग्जीक्यूटिव जो है ये चेंज होते रहते हैं। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जॉब करते हैं अप टू 60 ईयर्स तक। जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते तब तक ये जॉब करते हैं। चाहे सरकार बने, चाहे गिरे, चाहे नई आए, चाहे पुरानी ही रहे, तो ये जो है ये चेंज नहीं होते, ये एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव की 2 कैटेगरीज हैं। एक वो वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक
कैटेगरी एग्जीक्यूटिव की वो है जिसको लोगों के द्वारा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक पीरियड यानी कि 5 साल के लिए जिसको इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, उनको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हर 5 साल के बाद ये एग्जीक्यूटिव जो है ये चेंज हो जाते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। वो राजनीतिक नेता जो क्या करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर? आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में पीपल जो है उनको अपॉइंट किया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, यानी कि इनका एक टाइम पीरियड रहता है। ये क्या करते हैं? 60 सालों तक ये क्या करते हैं, मतलब देखिए गवर्नमेंट अगर ऑफिस की बात करेंगे तो 60 ईयर्स के पर्सन को रिटायर किया जाता है। तो ये तब तक क्या करते हैं, 60 साल के जब तक ये नहीं हो जाते तब तक ये कॉन्टिन्यूटी में काम करते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म का रहता है, इसलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। ये तब भी ऑफिस में रहेंगे जब रूलिंग पार्टी जो है वो बदल जाएगी। देखिए कांग्रेस होगी, ठीक है, अलग अलग पार्टीज होती हैं आपकी। उसके बाद आपकी बीजेपी होगी, आपकी जनता दल पार्टी होगी, बीएसपी होगी, आपकी बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ये जितनी भी आपकी रूलिंग पार्टीज होंगी ना, मतलब जो भी रूल कर रही होगी, जैसे इस टाइम आपकी बीजेपी रूल कर रही है, तो बीजेपी अगर रूल कर रही है, अगली बार शायद कांग्रेस आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी चलेगी तो ये आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये सेम ही रहेंगे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे, इनके अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर्स हो गए, ये ऑफिसर्स क्या करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर काम करते हैं, के अंडर काम करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। आगे बोला है क्या आप रोल जो है पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का याद कर सकते हो मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम के केस में। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है वो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा क्यों है? कहने का ये मतलब है जो आपके पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, ये देखिए कम पढ़े लिखे होते हैं मिनिस्टर्स जो हमारे होते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों है? जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं सिविल सर्वेंट से? द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का ये मतलब है कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। ये एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एंड देन द फाइनेंस मिनिस्टर्स। कहने का ये मतलब है कि जो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो एडवाइजर्स होते हैं ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जो एडवाइस करते हैं मिनिस्टर्स को, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। उनको पता होता है कि किस तरीके से पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है या क्या क्या एफर्ट्स लगाए जाते हैं पैसे को ज़्यादा अर्न करने के लिए। उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस मिनिस्टर। फिर भी क्यों ये जो एजुकेटेड नॉन पॉलिटिकल मिनिस्टर्स होते हैं इनकी पावर कम होती है लेकिन मिनिस्टर्स की ज़्यादा होती है? कई बार ऐसा होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको टेक्निकल मैटर्स के बारे में नहीं पता होता है, बल्कि बट वो उस मिनिस्ट्री के अंदर काम तो कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स तो होते हैं लेकिन उनको उस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बारे में नहीं पता होता है। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्री लाइक, जैसे कि आपने डिफेंस मिनिस्ट्री देखी होगी, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देखी होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, माइंस मिनिस्ट्री। इन मिनिस्ट्री के अंदर जो जो मिनिस्टर काम कर रहा है उनको इन मिनिस्ट्रीज के बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो इनको एडवाइस करने वाले मेंबर्स होंगे ना, या सर्वेंट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे, उनको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। लेकिन फिर भी इन्हीं मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर क्यों है? वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स? और कोई भी डिसीजन लेना हो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो उसके ऊपर इन मिनिस्टर्स की रजामंदी जो है वो क्यों चाहिए होती है? तो रीज़न जो है वो बहुत सिंपल है, कारण जो है इसके पीछे वो बहुत ही आसान है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की जो विल होती है ना वो सबसे ज़्यादा ऊपर देखी जाती है। लोग जो क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू और उनको पावर में भेजते हैं ताकि वो लोगों के बिहाफ पे क्या कर सके, काम कर सके। इसलिए वो क्या होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजंस। और मिनिस्टर्स ही क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं। कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा ना तो वो मिनिस्टर्स को ही जाके क्या करना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसके पीछे सिविल सर्वेंट जो है वो लोगों को जाके जवाब नहीं देंगे। ठीक है, दैट्स वाई मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल मिनिस्टर्स। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। इसीलिए जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन को लेते हैं। देखिए कोई एक
मैटर है, ठीक है, कोई एक मैटर है, उस मैटर के ऊपर मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया। अब अगर आगे जाके वो डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है, तो अब जो सिविल सर्वेंट होगा ना, वो जाके लोगों को जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट को थोड़ी ना लोगों ने चुना है। सिविल सर्वेंट तो अपना एग्जाम्स देके पढ़कर पास होके उन्होंने वो पोस्ट हासिल की है। लेकिन ये जो मिनिस्टर होता है ना, इसको लोगों ने चुना होता है, लोगों ने इसके ऊपर भरोसा करके इसको वोट दिया होता है और इसको जिताया होता है। तभी मिनिस्टर जो है वो क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं। अगर उससे कोई भी घटना हो जाए या कोई भी काम वो करता है, तो वो उसको जवाब देना पड़ता है लोगों को। इसलिए सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो मिनिस्टर्स ही लेते हैं, फाइनल डिसीजन जो होते हैं। मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाएगी, किस तरीके से उस पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा। वो सब का सब काम जो है वो मिनिस्टर ही देखता है। मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ आवर मिनिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा होगा, उसके बारे में उसको नॉलेज हो। मिनिस्टर जो है वो एक्सपर्ट्स की एडवाइसेस लेता है, जितने भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस आर प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। ठीक है, देखिए, जैसे ये मिनिस्टर है, ठीक है, इसको एक एडवाइज़र दे दिया या 2-3 एडवाइज़र्स दे दिए। जैसे अब टेक्निकल डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, आईटीआई डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब एक मिनिस्टर के अंदर वो डिपार्टमेंट है। अब मिनिस्टर क्या करेगा, 5-6 बंदों की एडवाइस लेगा, फिर एडवाइस लेने के बाद वो उनकी एडवाइस ही सुनेगा। फिर जो मिनिस्टर को ठीक लगेगा ना, उस बंदे की एडवाइस सुन के वो क्या करेगा, काम जो है वो अपना डिसीजन जो है वो क्या करेगा, देगा। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली ये इसलिए होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखने को मिलती हैं। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट्स। अब जो मतलब यही चीज़ यहाँ बोली गई है कि मतलब सभी की राय सुनेगा कौन, मिनिस्टर सभी की राय सुनेगा। राय सुनने के बाद, एक्सपर्ट्स की राय सुनने के बाद वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से क्या करेगा, डिसीजन लेगा। और इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। और डेमोक्रेसी के अंदर जो मिनिस्टर्स इलेक्ट किए हुए मिनिस्टर्स होंगे ना, वही इस तरह की चीज़ों को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर्स कौन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका क्या रोल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन सा, वो हम इसके अंदर देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, तो क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंट्री के अंदर। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है गवर्नमेंट की, जो क्या करती है, लॉज को क्रिएट करती है, बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है और अप्लाई करती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर। सो जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है, इसके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। बहुत सारे एमपीज मिलकर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के अंदर। देखिए, लोकसभा के अंदर 552 मेंबर्स हैं, आपको पता है। 552 मेंबर जो हैं वो सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी, मतलब सभी 552 मेंबर्स नहीं, इस 552 मेंबर्स में जो भी रूलिंग पार्टी होगी या जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगी, अपनी मतलब 5-6, जैसे अब समझ लीजिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया था, ज़्यादा वोट ले लिए। इसके साथ एनडीए भी था, जिसने इसके एनडीए के साथ कोलेशन करके इन्होंने पार्टी बनाई। अब बीजेपी के और एनडीए के मेंबर्स ने क्या किया, कोलेशन गवर्नमेंट बनाई, और इन्होंने क्या किया, एक पर्सन को चूज किया और उसको क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब क्या था, बट प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट उसी जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है ना, मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं या कोलिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल की होती है लोकसभा के अंदर, उसको प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। मैंने अभी बताया, कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब एक या एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर क्या करती है, सरकार बनाती है। कई बार ऐसा होता है 50% से ज़्यादा, जैसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ा और कोई भी पार्टी जो है वो 50% से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाई। तो क्या करती है, एक या दो सरकारें मिलकर, एक या दो सरकारें नहीं, सॉरी, दो पार्टीज़ मिलकर क्या करती हैं, मिलती हैं और वो आपस में सरकार बना लेती हैं। तो उसी को जब वो आपस में सरकार बनाएंगी, तो उनमें से कोई लीडर को खड़ा किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट जो है वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट कर लेगा और उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अगर क्या है, आगे क्या बोला है कि कोई भी सिंगल पार्टी या अलायंस नहीं मिलती है या उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी मर्जी से मेजॉरिटी मतलब देखिए क्या है,
यहाँ पे क्या बोला, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही फिर किसी को भी खड़ा करके क्या कर देता है, जिसके पास लेकिन पार्टी की मेजोरिटी होगी। पार्टी में देखिए जैसे दो पार्टीज थी, ठीक है, दोनों पार्टीज में बंदे आपस में सहमत नहीं हुए और एक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं इलेक्ट कर सके। फिर क्या करता है, जो भी मतलब मेजोरिटी में पार्टी होती है ना, उस पार्टी को क्या करता है, प्राइम प्रेसिडेंट खुद देखता है और उसमें से अपनी मर्जी से कोई भी बंदा जो है वो इलेक्ट कर देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्राइम मिनिस्टर बना वो दूसरी बार नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, होता ये भी 5 साल के लिए ही है, लेकिन अगर वो 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है और फिर से उसकी सरकार बनी है, फिर से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो फिर से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये जो आपका रहा ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल पार्टी या अलायंस जब वो मेजोरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है। तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ठीक है। टाइम पीरियड आई थिंक 1998 या 1999 का टाइम पीरियड था, जिस समय पे ये सारी चीज़ें जो थी देखने को मिली थी। अब क्या करेगा, ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। यही चीज़ मैंने आपको बोली कि जैसे अभी देखिए पीएम मोदी जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, 2014 में भी वही लीडर बने थे और इस बार भी वही बने। बस ये है कि मेजोरिटी में जो पावर आएगी वो क्या करती है, वो अपनी मर्जी से उस लीडर को फिर से भी पार्टी में खड़ा कर सकती है। आगे क्या बोला है, अपॉइंटमेंट के बाद, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइसिस पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीएम जो है वो मेन हेड रहता है, फिर उसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। मिनिस्टर्स जो हैं, द मिनिस्टर यूजली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स को चूज करता है, ये मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, ये मिनिस्टर्स जो है ये कोलिशन पार्टी के, या फिर जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है जिसने लोकसभा के अंदर मेजोरिटी से सीटें जीती होती हैं, उन्हीं पार्टी के ये मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, इन मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से चुनता है एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट के रहते हैं, जिनको भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज करता है। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट से बिलोंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर बन सकता है। तो वो कैसे, देखिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास लॉ की नॉलेज होती है, या आपके कानून से रिलेटेड उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत ज्ञानी बंदा होता है। तो पीएम क्या करता है, उसको इलेक्ट कर लेता है उस मेंबर को, और उसको क्या बोलता है, तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है, तुम क्या करो, इलेक्शन जीतो और तुम क्या आ जाओ, सत्ते में आ जाओ, पावर में आ जाओ। ठीक है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्शंस की वजह से वो नहीं जीत पाते हैं। फिर पीएम क्या करते हैं, उनको टाइम पीरियड देते हैं, उनको वक्त देते हैं कि आपके पास ये 6 महीने का वक्त है, आप फिर से इलेक्शन लड़िए और इलेक्शन जीत के क्या करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए। तो इस तरह से वो भी जो मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के, वो भी मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं। बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन, यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये एक ऑफिशियल नेम है उस बॉडी के लिए जो कि सभी मिनिस्टर्स को इंक्लूड करती है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के। कहने का क्या मतलब है, देखिए आपने बहुत सुना होगा, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया आपका, होम मिनिस्टर हो गया आपका। ये अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स हैं, ये अलग अलग तरह के रैंक हैं, और ये टोटल 60 से 80 के बीच में होते हैं। अब आपको मैंने क्या बोला, लोकसभा के अंदर 552 मेंबर्स हैं। अब इस 552 मेंबर्स में से आप लगा लीजिए 80 मेंबर जो हैं वो आपके क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स यूजली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, या फिर किसी भी पार्टी के जो भी मेजर मिनिस्ट्रीज के चार्ज में होती है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे। कैबिनेट जो है वो इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और ये टोटल कितने होते हैं, 25 मिनिस्टर्स होते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए डायग्राम समझिएगा, फिगर समझिएगा, इसके थ्रू आप समझेंगे। ये है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ना मैं लिखूंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आगे, इसके अंदर एक और सर्कल सर्कल आ जाता है, ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो गया।
इसमें आपका पीएम भी आ जाता है। अब ये सीएम लिखा है तो इसका ये मतलब मत समझिएगा चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए ये, जो कि ये 552 में आ जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके आ जाएंगे ये, जो कि टोटल 25 नंबर में है, मतलब 25 नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर, 25 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर जो है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए काम मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इनसे रिलेटेड क्या करता है, काम करता है। फिर आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या होता है, ये जो है ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती हैं, और ये कैबिनेट मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करती हैं जब इनको स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, ये था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद आपके आ गया ये आपका आ गया कौन सा, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब इसमें एक और पार्ट आ जाता है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही पार्ट आ जाता है, वो आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है। ठीक है, अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये तभी आपकी कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करेगा जब कैबिनेट जो है वो इनको, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो इनको स्पेशली इन्वाइट करेंगे। फिर आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये भी क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, और ये भी कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइम टाइम पे असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली और डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। कहने का ये मतलब है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना आपके, अब ऐसा तो नहीं है कि वो जब जब कैबिनेट मीटिंग्स होंगी तब तक वो सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलेंगे और हर एक चीज़ को डिस्कस कर पाएंगे। दैट इज़ वाई, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है मोस्ट कंट्रीज़ में, उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला गया है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। अब बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, 552 मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे एक टाइम पे तो नहीं मिल पाते, इसीलिए इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना आपके, जो 20 से 25 की नंबर में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, और क्या करते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जब बहुत ही कम होता है ये सारे के सारे इकट्ठे आके मिलते हैं। तो जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करती है, और मिनिस्टर जो है वो अपने अपने ओपिनियंस, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। बट एवरी वन हैज़ टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन हर किसी को कैबिनेट के डिसीजन को मानना ही पड़ता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज़ नॉट अबाउट अनदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। कोई भी मिनिस्टर जो है वो खुलकर किसी भी डिसीजन, किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इवन दोज वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो या चाहे किसी भी मिनिस्ट्री से हो। वो गवर्नमेंट को सीधा खुलकर उसके डिसीजंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हर एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज, हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना सेक्रेटरी होता है, जिसको सिविल सर्वेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसे आपके आ जाते हैं, होम मिनिस्ट्री हो गया आपकी। इन सभी मिनिस्ट्री को ना एक एक सिविल सर्वेंट दिया होता है। अब ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके लिए डिसीजंस लेते हैं, और इनको सेक्रेटरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सेक्रेटरीज है ना, ये नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिनिस्टर्स तक पहुँचाते हैं, ताकि वो कोई भी डिसीजन ले, मतलब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इनसे पहले इन सिविल सर्वेंट्स की क्या की जाती है, सजेशन ली जाती है, एडवाइस ली जाती है। जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह काम करती है, और इसको कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो क्या करता है, असिस्ट करता है। और इन कैबिनेट सेक्रेटरीट में सीनियर सिविल सर्वेंट्स आते हैं, जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को। ठीक है, क्या है, ये आपका डिफेंस हो गया, ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, ये आपका रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, ये आपका होम मिनिस्ट्री हो गया। ये सारे के सारे एक ही के अंडर काम करते हैं, वो आपका आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है ना, इनको सीनियर सिविल सर्वेंट जो है वो क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके थ्रू एडवाइस लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो मिलकर क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट होके, मतलब मिलजुल कर क्या करती है, काम करती हैं। तो बच्चे यहाँ तक हम आज रखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पावर ऑफ द मिनिस्टर्स। ये हम कल वाले वीडियो में, मैं आपके लिए कल वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।